एक साधारण सी लड़की जिसे सबने कमजोर समझा, जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। असल में वो एक ऐसी जासूस निकली जिसने अकेले दुनिया के सबसे खतरनाक नेटवर्क को मिटा डाला। लेकिन यह कहानी सिर्फ जासूसी की नहीं है। यह कहानी है हिम्मत की, दिमाग की और एक ऐसे मिशन की जिसका सच अगर दुनिया को पता चले तो पूरी इंसानियत की सोच हिल जाए। जानना चाहते हो वो कौन थी और उसने कैसे एक एक करके दुनिया की सबसे छुपी ताकतों को गिराया? तो इस कहानी को अंत तक देखो, क्योंकि जो अंत में सामने आता है वो शायद तुम सोच भी नहीं सकते। वह एक साधारण लड़की थी, नाम रावी। छोटे शहर की, शांत स्वभाव की। ना ज्यादा बोलती थी, ना किसी से उलझती। लोगों ने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया, उसे अनदेखा किया, उसकी चुप्पी को कमजोरी समझा। लेकिन रावी के आसपास हमेशा 4 लोग मौजूद रहते थे। 4 अजनबी, 4 परछाइयां, 4 अलग अलग जगहों से आए हुए आदमी। कोई नहीं जानता था वो कौन है, ना ही क्यों उसके आसपास रहते हैं। पहला, डेरेक। मुस्कुराता था पर आंखें कभी नहीं हंसती थीं। हमेशा काले चश्मे में रहता। दूसरा, मलिक। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन जब भी बोलता सब चुप हो जाते। तीसरा, जेरोम। साया बनकर चलता था, हर मोड़ पर रावी के पीछे दिखता। चौथा, टायरेल। सबसे मजाकिया, सबसे बातूनी, लेकिन उसकी हंसी में कुछ डर छुपा होता था। रावी हर दिन कॉलेज जाती और ये चारों उसकी परछाई बनकर साथ होते। लोगों ने कहा, ये लड़की तो कुछ करती नहीं, पर ये चारों उसके पीछे क्यों घूमते हैं? कुछ ने सोचा, शायद पैसे वाली होगी या फिर फंसा लिया होगा किसी जाल में। पर किसी ने रावी से सवाल नहीं पूछा, क्योंकि जो शांत होता है वो अक्सर सबसे खतरनाक होता है। एक दिन शहर में एक बड़ा धमाका हुआ। पुलिस आई, लोग भागे, लेकिन 5 चेहरे गायब थे, रावी और वो चारों आदमी। 72 घंटे बाद एक खबर आई। अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों ने भारत में एक महिला एजेंट की पहचान की है, जो 4 कुख्यात अंडरकवर एजेंट्स की लीडर थी। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक मिशन पर थी। उसका काम था दुनिया के सबसे खतरनाक 4 एजेंट्स को एक साथ लाना, उन्हें एक टीम बनाना और देश के लिए एक खुफिया जाल तैयार करना। शहर की वो शांत लड़की जिसे सबने नजरअंदाज किया, असल में सबसे घातक थी। अंत नहीं, शुरुआत है ये, क्योंकि अब रावी अगली मिशन के लिए निकल चुकी है। नई पहचान के साथ, नए शहर में, और शायद आपके ही आसपास। रावी अब एक नए शहर में थी। नाम बदल चुका था, चेहरा भी थोड़ा अलग। अब वह थी डॉक्टर सनावली, एक प्रसिद्ध रिसर्चर जो एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में हिस्सा लेने आई थी। पर हकीकत, वह एक और मिशन पर थी। इस बार उसका टारगेट था ब्लैक कोड नेटवर्क, एक खुफिया साइबर अपराधी ग्रुप जो दुनिया भर के रक्षा सिस्टम को हैक कर रहा था। रावी के पास वक्त कम था, और इस बार वो चारों आदमी उसके साथ नहीं थे। डेरेक रूस में अंडरकवर, मलिक अफ्रीका के मिशन में लापता, जेरोम घायल, सक्रिय नहीं, टायरेल संगठन से कट चुका था। अब वह अकेली थी। लेकिन रावी कभी अकेली नहीं होती थी। उसके पास दिमाग था, और दिमाग से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। वह हर दिन कॉन्फ्रेंस में जाती, लेकिन रात को शहर की सबसे गहरी गलियों में उतरती। उसने नकली आईडी बनाई और नेटवर्क के कोर में घुसने की कोशिश शुरू कर दी। एक रात उसे एक सुराग मिला। ब्लैक कोड नेटवर्क के लीडर का नाम रेवन, और लोकेशन उसी होटल का पेंट हाउस जहां रावी ठहरी थी।
अब खेल बदल चुका था। शिकारी और शिकार दोनों एक ही जगह। रावी ने अपना लैपटॉप खोला, कोड्स रन किए, सर्विलांस एक्सेस किया। रात के 2:17 बजे रावण से सामना हुआ। लेकिन यह कोई आम अपराधी नहीं था। उसके सामने एक और औरत थी, जैसे रावी खुद का ही कोई प्रतिबिंब देख रही हो। तुम भी उन्हीं की बनाई हुई हो? उसने पूछा। नहीं, रावी ने कहा, मैं खुद को खुद बनाती हूं। एक मूक युद्ध शुरू हुआ, कोड्स का, दिमाग का, जासूसी का। सुबह होने तक ब्लैक कोड नेटवर्क का डेटा इंटरसेप्ट हो चुका था और रावण गायब। फिर से कोई प्रमाण नहीं था, कोई सबूत नहीं, केवल एक नाम बचा, रावी, जो अब भी एक परछाई है। अगला मिशन टोक्यो। नया नाम मीरा शेख। लक्ष्य एक वैज्ञानिक जो समय में छेड़छाड़ कर रहा है। मीरा शेख, रावी की नई पहचान। इस बार वह एक एआई साइंटिस्ट बनकर टोक्यो के सबसे उन्नत रिसर्च सेंटर में दाखिल हुई थी। यह संस्थान आम नहीं था। यहां एक ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा था जिसे दुनिया के सामने कभी लाया नहीं गया। नाम था क्रोनोकोर। एक मशीन जो समय में झांक सकती थी। लेकिन हाल ही में इस प्रयोगशाला के 2 वैज्ञानिक लापता हो चुके थे। कोई दरवाजा टूटा नहीं, कोई अलार्म नहीं बजा, लेकिन सीसीटीवी कैमरों में 1 सेकंड का ब्लैकआउट था। उसी सेकंड में आदमी गायब। मीरा ने अपनी जांच शुरू की। हर कर्मचारी के व्यवहार को देखा, हर लॉगिन, हर डेटा लाइन को ट्रेस किया। और फिर एक रात क्रोनोकोर को देखने का मौका मिला। सामने थी एक गोल, पारदर्शी मशीन जो समय की लहरों को पकड़ती थी। उसके आसपास हवा भारी थी, जैसे अतीत की कुछ परछाइयां वहां से होकर गुजर चुकी हों। तभी मीरा को एक फाइल मिली। उसमें एक नाम लिखा था, जूनो। जूनो कोई प्रोजेक्ट नहीं था, वह एक व्यक्ति था, एक पूर्व वैज्ञानिक जो इस मशीन को बनाकर अपने ही भविष्य में गुम हो गया था। लेकिन असली रहस्य यह नहीं था। मीरा को एहसास हुआ, जूनो ने एक टाइम लूप बनाया है। वह हर बार एक नया साइंटिस्ट गायब करता है, ताकि किसी को पता न चले कि वह आज भी टाइम मशीन को नियंत्रित कर रहा है। मीरा ने एक जाल बिछाया। उसने खुद को एक लॉसी डेटापकेट की तरह मशीन में दर्ज किया। और जैसे ही जूनो ने हस्तक्षेप किया, मीरा उस टाइम लूप में घुस गई। अब वह एक अलग दुनिया में थी। ना वर्तमान, ना अतीत, ना भविष्य। एक खाली समय में जहां जूनो छिपा था। तुम क्यों आई हो? जूनो ने पूछा। ताकि जो तुमने तोड़ा है उसे मैं दोबारा न होने दूं, मीरा ने कहा। एक बौद्धिक युद्ध शुरू हुआ। फॉर्मूला, कोड, टाइम स्टेम्प्स और लॉजिक के बीच। और अंत में जूनो का लूप टूटा। मीरा वापस लौटी। लेकिन मशीन अब बंद हो चुकी थी, हमेशा के लिए। रिसर्च सेंटर के लोग कुछ नहीं जानते थे। फाइलें गायब थीं। मशीन के अंदर अब बस एक नाम दर्ज था, एजेंट आर क्लासिफाइड। रावी अब मीरा दुनिया के सबसे खतरनाक विज्ञान को बंद कर चुकी थी। पर एक सवाल अब भी जिंदा था। क्या कोई और टाइम लूप अभी भी बाकी है? नाम एल्सा खान। नई पहचान, नया शहर बर्लिन। लेकिन मिशन अब और भी खतरनाक। इस बार खतरा समय का नहीं था, बल्कि मानवता का अस्तित्व दांव पर था। सूचना मिली थी कि एक रहस्यमयी कला नीलामी में एक बायो इंजीनियर्ड वायरस को कलाकृति में छुपाकर बेचा जा रहा है। जिसने भी उसे हासिल किया वह पूरे यूरोप को नियंत्रण में ले सकता था। और यही कारण था कि रावी अब एल्सा नीलामी घर की एक इंटर्न बनकर वहां पहुंची। बर्लिन का आर्ट हॉल भव्य था। दीवारों पर पेंटिंग्स, नीचे महंगे कारपेट और हर कोने में गुप्त निगरानी कैमरे।
पर असली पेंटिंग, जिसमें वायरस छुपा था, वह किसी सूची में नहीं थी। वह छुपी हुई थी, सिर्फ खास बोली लगाने वालों के लिए। एल्सा ने एक नाम पहचाना, मिस्टर ग्रेफ, जिसके बारे में कहा जाता था वह हथियारों को हथियार की तरह नहीं, कला की तरह रखता है। वह आदमी आया, उसके पीछे 4 हथियारबंद गार्ड, और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो एक सीधा इशारा था, यह इंसान खतरा नहीं, तबाही है। रावी को अब ज्यादा वक्त नहीं था। उसने सिस्टम हैक किया, नीलामी की स्क्रीन को अपने नियंत्रण में लिया, और तब एक गुप्त कोड चालू हुआ। लॉट 47 बी। पेंटिंग द डाइंग स्काई। एक साधारण सी दिखने वाली तेल चित्रकला, लेकिन उसमें इस्तेमाल किया गया था बायोरिएक्टिव इंक, जो हवा के संपर्क में आकर वायरस को सक्रिय करता था। बोली शुरू हुई। 1 मिलियन यूरो, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन। रावी ने अब एक खतरा उठाया। उसने मिस्टर ग्रेफ के खिलाफ खुद बोली लगाई। सभी हैरान। ग्रेफ नाराज। तुम जानती भी हो ये क्या है? उसने पूछा। रावी मुस्कराई। हाँ, और मैं जानती हूं। तुम क्या करने जा रहे हो? तभी छत से एक ड्रोन उतरा, रावी की टीम का। उसने पेंटिंग को स्कैन किया और तुरंत सील कर दिया। ग्रेफ ने गन निकाली, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, रावी ने उसकी कलाई पर एक करंट शॉट मारा। वह जमीन पर गिर पड़ा। नीलामी रुकी। भीड़ भागी। पेंटिंग सील हो चुकी थी। बर्लिन को एक अदृश्य खतरे से बचा लिया गया था। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद एक नई जानकारी मिली। ग्रेफ सिर्फ डीलर था, मालिक कोई और था। कोड नाम ऑब्सिडियन। एक व्यक्ति नहीं, एक वैश्विक नेटवर्क, जो कला, विज्ञान और धर्म के नाम पर दुनिया को नए सिरे से लिखना चाहता है। नाम ज़ैनब रहमान। नई पहचान, लेकिन असली चेहरा अब और भी सतर्क और भी घातक। रावी अब काहिरा में थी, मिस्र की गर्म हवाओं और रेत से भरे शहर में, जहां इतिहास हर दीवार पर सांस लेता है और रहस्य जमीन के नीचे दबे रहते हैं। पर यह मिशन इतिहास को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि उस अंधेरे संगठन ऑब्सिडियन की रीढ़ तोड़ने के लिए था, जिसके पीछे अब तक की सारी घटनाओं का सूत्रधार छिपा था। सूत्रों से पता चला था, ऑब्सिडियन का मुख्य केंद्र किसी गुप्त मंदिर में है, जो गिजा के पिरामिड्स से दूर रेगिस्तान के नीचे छिपा हुआ है। पर वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। मिस्र के एक प्रभावशाली पुरातत्वविद, डॉक्टर अमीन खालिद, उस जगह की हर जानकारी को छिपा कर रखता था। ज़ैनब ने उसे एक रिसर्च असिस्टेंट बनकर संपर्क किया। डॉक्टर अमीन ने पहले शक नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे वह सतर्क हो गया। तुम किसकी भेजी हुई हो? उसने एक रात पूछा। ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, सच की। 3 दिन बाद रावी को उस जगह की लोकेशन मिली। एक सूखी घाटी जहां रेत कभी स्थिर नहीं रहती। वहां एक दरार थी, जो हर साल कुछ सेंटीमीटर और चौड़ी होती जा रही थी। उस दरार के नीचे था ऑब्सिडियन का मंदिर, जो खुद प्राचीन मिस्र के धर्मगुरुओं ने बनाया था। लेकिन अब वहां विज्ञान और अंधविश्वास की खतरनाक प्रयोगशाला चल रही थी। ज़ैनब नीचे उतरी। अंधेरा, ठंडी हवा, हर दीवार पर अनजानी लिपि। तभी एक दीवार अचानक खिसकी और एक गुप्त कमरा खुला। उस कमरे में एक मशीन थी, जो मानव दिमाग के विचारों को कैप्चर करके नियंत्रित कर सकती थी। ऑब्सिडियन इस मशीन से वैश्विक स्तर पर लोगों की सोच को मोड़ना चाहता था। ज़ैनब ने तुरंत अपने सिग्नल भेजे। टीम ऊपर थी, पर नीचे सिग्नल ब्लॉक हो रहा था। वहीं सामने खड़ा था द वॉइस ऑफ ऑब्सिडियन। कोई चेहरा नहीं, सिर्फ एक नकाब। गहरी, धीर आवाज।
तुम सोचती हो, तुम रोक सकती हो विचारों को? उसने पूछा। नहीं, ज़ैनब बोली। मैं उन्हें आज़ाद कर सकती हूं। फिर शुरू हुई जंग। दिमाग बनाम दिमाग, कोड बनाम कोड। और उस मंदिर में रावी ने पहली बार अपनी पहचान उजागर की। मेरा नाम रावी है। और मैं वही हूं जिसे तुमने सबसे कम समझा। उसने मशीन को ओवरलोड किया। मंदिर हिलने लगा। दीवारें गिरने लगीं। द वॉइस ऑफ ऑब्सिडियन गायब हो गया। पर रावी बाहर निकल आई। मंदिर मलबा बन चुका था। अब सिर्फ एक सवाल रह गया था। क्या ऑब्सिडियन पूरी तरह खत्म हो गया? या उसका असली चेहरा अभी सामने आना बाकी है? नई पहचान, एलिना क्रूज। लेकिन आत्मा अब भी वही, रावी। दुनिया घूम चुकी थी। सैकड़ों चेहरे देखे। अनगिनत मिशन पूरे किए। पर अब समय था आखिरी जंग का। अर्जेंटीना के गहरे वर्षावन में एक जगह थी। सेरो द्याब्लो। एक प्राचीन और रहस्यमय पहाड़, जहां सूरज की किरणें तक झांकने से डरती थीं। यही वह जगह थी जहां ऑब्सिडियन ने अपना अंतिम डिवाइस छिपाया था। ल्यूसिड को, एक ऐसी मशीन जो सपनों को हकीकत में बदल सकती थी। जिसने नियंत्रित किया, वह इंसानियत की सोच और यथार्थ के बीच की रेखा मिटा सकता था। रावी जानती थी, यह मिशन सिर्फ तकनीक को नष्ट करने का नहीं था, बल्कि उस विचार को भी खत्म करने का था जो दुनिया को अधीन बनाना चाहता था। वह अकेले नहीं गई। उसने अपने पुराने साथियों को वापस बुलाया। डेरेक, जेरोम, टायरेल और एक चौंकाने वाला नाम, मलिक, जो मरा नहीं था बल्कि ऑब्सिडियन के भीतर ही रहकर सब कुछ जान चुका था। पांचों साथ थे। और इस बार रावी अकेली नहीं थी। जंगल के अंदर ल्यूसिड कोर एक गुफा में छिपा था। हर कदम पर मायाजाल। ऐसे सपने जो असली लगते थे। ऐसी यादें जो तोड़ देती थीं। ऐसी आवाजें जो अपने ही दिल को शंका में डाल दें। लेकिन रावी के पास सबसे बड़ा हथियार था, विश्वास। टीम ने कोड ब्रेक किया। सुरक्षाएं पार की। और अंत में उस कमरे तक पहुंच गए जहां ल्यूसिड कोर था। और वहां बैठा था ऑब्सिडियन का असली चेहरा। ना नकाब, ना परछाई। बस एक बूढ़ा इंसान। थका हुआ। लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही आग। तुम लोग हमें मिटा नहीं सकते, उसने कहा। ऑब्सिडियन कोई संगठन नहीं, एक विचार है, एक डर। रावी आगे बढ़ी। उसने ल्यूसिड कोर को देखा। हाथ में डेटोनेटर लिया। एक पल को रुकी। और फिर मुस्कुराकर कहा, तुम सही हो। ऑब्सिडियन एक डर है, लेकिन मैं उम्मीद हूं। उसने बटन दबाया। ल्यूसिड कोर जल उठा। चमक से पूरा गुफा कांप उठा। सपनों का महल राख हो गया। कुछ हफ्तों बाद दुनिया में अजीब शांति थी। साइबर हमले रुके। राजनीतिक झगड़े थमे। और सबसे बड़ी बात, ऑब्सिडियन नामक कोई चीज अब इतिहास बन चुकी थी। रावी अब भी जीवित थी। पर अब कोई मिशन नहीं था। वह एक पहाड़ी गांव में रहने लगी। एक स्कूल खोला जहां बच्चे सिर्फ गणित नहीं बल्कि सच, सोच और स्वतंत्रता सीखते थे। कभी कभी वह पहाड़ की चोटी पर बैठती, नीचे बहती नदी को देखती और खुद से कहती, मैं वो हूं जिसे सबने नजरअंदाज किया। और शायद इसलिए मैं सबसे जरूरी बन गई। समाप्त।